हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं और यहाँ पे हम लोग पूरी कंप्लीट थ्योरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस जेई और एई के लिए होता है। वो कंप्लीट हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला लेक्चर हो चुका है, उसको देखिए अभी बेसिक फंडामेंटल चल रहा है, तो आप लोग हल्के में ना लें। आज हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेने वाले हैं। क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है। इसके बाद डीसी सर्किट, मतलब बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, उस पर जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हर लेसन के, सबको लेकर आएंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों की तैयारी बनती जाएगी और कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो हम लोग ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थियोरी को सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं, ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और रही बात एमसीक्यू क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन भी होगा इसके बाद थियरी के बाद। ठीक है ना, और थियरी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेहनत हमारी टीम कर रही है। ठीक है, डिजिटल माध्यम से हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, इसलिए कि आप लोगों को अच्छा लगे, अच्छे तरीके से समझा पाएँ, लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रजिस्टेंस, मतलब रजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट। ठीक, यदि जिसे मान लो कंडक्टर है या प्योर मेटल है, ठीक है, प्योर मेटल पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, साथ साथ क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसे देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो अल्फा होता है पॉजिटिव। अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव। अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो पॉजिटिव, यदि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है तो अल्फा होता है निगेटिव। सिंपल सी बात। ठीक, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तब अल्फा होता है 0। ठीक है, तो इसे, ये है आपका इफेक्ट, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ये किस में, ये वाली कंडीशन किस में आएगी, अल्फा पॉजिटिव, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव, किस में होता है, तो कंडक्टर। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, बढ़ने लगेगा, मतलब वो कंडक्टिविटी उसका खो देगा। ठीक है, इंसुलेटर है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, सीधी सीधी बात। तो ये आपका किसके लिए हो जाएगा, इंसुलेटर के लिए। ठीक, और एक क्वेश्चन और आता है क्या, अगर सेमीकंडक्टर है और टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। ठीक है तो बहुत ही सिंपल, मैं यहाँ बता भी सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, फिर हम आपको बता देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि क्या, कि अगर टेम्परेचर आप सेमीकंडक्टर को बढ़ाते हो ना तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। अब आप बताइएगा कि अल्फा कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए, टेम्परेचर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ बस आप एक फार्मूला याद रखिएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में लिखिएगा RT इज इक्वल टू, इस फार्मूले का न्यूमेरिकल आता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि थियरी जैसे ही कंप्लीट होगी बहुत जल्दी, जैसे बुक कंप्लीट हुआ उसका टोटल या चैप्टर वाइज बोलेंगे तो चैप्टर वाइज हम दे देंगे। जैसे एक चैप्टर की थियरी खत्म हुई तो उस पर जितने क्वेश्चन आते हैं सब। ठीक है, ये अल्फा है, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा टी। ठीक है, ये T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, ये 0 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ओके, ये फार्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस यही यही आपको याद रखना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा यहाँ से निकालेंगे हम। ओके, चलिए देखिए, वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे,
ये जो अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा है टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो है डिफरेंट टेम्परेचर पर वैल्यू। मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया, क्या बताया कि आर टी इजकल टू और नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। आर टी इजकल टू और डियर, आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी माइक में, ठीक है, इसलिए जो है आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए ये सब नोट डाउन हो चुका है और आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाई, इसलिए दोबारा बताना पड़ जा रहा है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में बस आपको क्या फॉर्मूला रखना है, ये आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा टी, और एक अल्फा का ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यहीं से वैल्यू निकाली गई है उसकी। और अल्फा 1 अल्फा 2 निकालना तो कैसे निकालेंगे, इस वाला फार्मूले से, ठीक है। और अल्फा 1 और अल्फा 2 में जो रिलेशन है इससे हम निकालेंगे, ठीक। और जो अल्फा नॉट की कुछ वैल्यू होती है, तो अल्फा नॉट नहीं अल्फा ही लेके चलिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट की कुछ वैल्यू होती है विभिन्न टेम्परेचर पे, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। तो आपको देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या वैल्यू होती है, 0.00427, ये वैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। ये नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहता है ये सब वैल्यू। और इसकी यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ठीक। पर डिग्री सेंटीग्रेड लो या आप केल्विन लो, कुछ भी ले सकते हो आप, ये वो आपके ऊपर है। यहीं से फार्मूला आता है जो हम, जैसे आर टी है ना, यहाँ पे R1 टी की जगह 1 रख दो, ठीक है। ऐसे करके अगर फार्मूला लिखा है R1 अपन में R2, ठीक, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, उसको आप लोग डायरेक्ट कर भी सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये बस फार्मूला का इस्तेमाल न्यूमेरिकल में होगा, और चैप्टर वाइज अगर चाहिए तो जैसे ये चैप्टर की थियरी खत्म होती है डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल दे देंगे, या बुक वाइज चाहिए तो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले क्या होता था, पहले तो ये पहले क्या हमको पता था कि इस ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, हम लोग अपना यूज ले रहे हैं, लेकिन हर वायर की एक अपनी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस आर है, तो आई स्क्वायर आर क्या होगा, हीट भी लॉस होगा, इसलिए ये क्या होगा, गर्म भी होगा, ठीक है। अब गर्म होगा तो क्या होगा, इससे गर्म होने के कारण क्या होगा, उसमें ऊर्जा ये देगा, मतलब हीट देगा। अब हीट देने का मतलब क्या है कि इस पे अगर इंसुलेशन जो है हमारा, वो जो इंसुलेशन होता है वायर पे, वो हमारा क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होता है, ठीक है। और अगर खुले तार में इस्तेमाल करना हो, जैसे हीटर है हमारा, हीटर में क्या हम लोग लगाते हैं, कॉइल ही तो लगाते हैं, ठीक है। कॉइल में अब इसमें करंट फ्लो करवा दिए, या इस पे बर्तन रख के अपना काम कर लिए, बना लिए। तो ये सब बहुत सारे यूजेज हैं इसके, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप खुद सोच सकते हो क्या करंट की इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट में लेना चाहते हो, मतलब जैसा इफेक्ट में आप लो उसे, ठीक है। तो वो आगे डिटेल हम पूरा एग्जाम्पल से बताएंगे आप लोगों को। देखिए एक तरह से देखा जाए तो यूनिट ऑफ हीट, ठीक है, यूनिट ऑफ हीट। अब आप इस तरह से देख सकते हो कि जो उष्मा है, उष्मा की इकाई जो होती है आपकी, इकाई मतलब क्या, यूनिट क्या होती है, कैलोरी, ठीक है, कैलोरी होती है। और एक कैलोरी उष्मा जो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक है, समझ में आ रहा है। 1 कैलोरी उष्मा उसे हम बोलेंगे, जैसे 1 कैलोरी उष्मा उसे हम बोलते हैं कि 1 ग्राम क्या है आपका, वाटर है, और 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मतलब टू इंक्रीज टेम्परेचर
1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में उपयुक्त उष्मा को हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी बोलते हैं। ओके, कैलोरी हुआ, किलो कैलोरी हुआ, ये सब क्या है? इसके यूनिट है, यूनिट ऑफ हीट। अब जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, वैद्युत तापन में या वैद्युत उष्मा के लिए जूल का नियम क्या है? तो जूल का नियम यही है, सबसे पहले तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? I²RT। ये आपका किया गया कार्य है, ठीक है, इक्वल टू VIT, ठीक, इक्वल टू WT इक्वल टू V²/R/T। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? किया गया कार्य। ये आपका किसका रूल है? एक देखिए, W इक्वल टू होता है JH, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। तो ये आपका क्या आ गया? वर्क डन I²RT। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए H² H इक्वल टू हो गया I²RT अपान में 4.2 क्यों भाई? क्योंकि 1 जूल, एक कैलोरी बराबर कितना होगा? कैलोरी और जूल में रिलेशन होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। मतलब कैलोरी बड़ा होता है किससे? जूल से। ये भी बात आपको माइंड में रखना है। 1 कैलोरी बराबर 4.18, तो ये किस में आ गया? ये आ गया आपका कैलोरी। क्या कैलोरी? क्योंकि 4.2 से हम लोग क्या करें? डिवाइड मारे हैं, तभी तो कैलोरी में बदलेगा हीट। ठीक है, और उसी में अगर 1000 से और भाग दे दें तो किलो कैलोरी, किलो का मतलब 1000। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा छोटा टॉपिक था, जूल्स लॉ पता चल गया। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है, बस ये हम लोग लेके चल रहे हैं टारगेट। देखिए, थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? थर्मल एफिशिएंसी का सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको अपने नोट में नोट डाउन करिएगा। थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि किसी विद्युतीय क्षेत्र की उष्मा, मतलब उष्मीय दक्षता, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? उष्मीय दक्षता। क्या सी दक्षता? उष्मा दक्षता बोल सकते हो आप इसको, ठीक है क्या? उष्मा दक्षता, उष्मा दक्षता, ठीक है। अब उष्मा दक्षता क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि थर्मल एफिशिएंसी, उष्मा दक्षता, किसी पानी को गर्म करने के लिए काम में आई गई उष्मा। जैसे पानी को क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए 10 जूल की हीट, 10 जूल की हीट है हमारे पास, और ये आपका वाटर है इसमें, ठीक है। अब आप 10 जूल हीट दिए यहाँ पे, कुछ तो भाई इधर उधर सराउंडिंग में चला गया होगा हीट, और कुछ बर्तन ले लिया होगा। अब मान लीजिए कि 5 जूल का इस्तेमाल हुआ इसमें, तो जो 5 जूल मतलब पानी को गर्म करने में लगी उष्मा, और बटे टोटल उष्मा मतलब 10 जूल, ये आपकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी। ठीक है, ये हमको बताना है कि पानी को गर्म करने के लिए काम में आई उष्मा तथा कुल उत्पन्न उष्मा का अनुपात क्या होता है? थर्मल एफिशिएंसी। देखिए, शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति, आपको पता होगा कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग? शक्ति। दर, कार्य करने की दर मतलब W, ये कार्य है, और दर का मतलब टाइम, इस कॉल्ड क्या? पावर। P इक्वल टू W/T क्या हो गया? एक फार्मूला पावर का, ठीक है। और W इक्वल टू, अगर हम इसको क्या करें? वर्क डन, वर्क डन मतलब VIT अपान में टाइम, टाइम वाला T है और वो टेम्परेचर है, ठीक है ना। या I²RT भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और या पावर P इक्वल टू होता है V/I। ओके, ये आपका टाइम ही है, ठीक है। क्या है? टाइम है, तो टाइम से टाइम क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तब P इक्वल टू VI।
ओके, ये ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है इसका, इस फार्मूले का। कैसे? अगर वोल्टेज ज़्यादा तो करंट कम, और हम ट्रांसमिशन किस पे करते हैं? हाई वोल्टेज पे। क्यों? क्योंकि करंट कम हो जाए, करंट कम होगी तो लॉस कम होगा हमारा आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाएंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। वो हम पावर सिस्टम में बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे वो सब। ठीक है, वो मज़ा आ जाएगा आपको। बस अब शक्ति की यूनिट देख लीजिए। यूनिट क्या है? वाट। ठीक है, पावर की यूनिट वाट या जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग चीज़ होती है और पावर अलग चीज़ होती है। ठीक है, और एनर्जी का जो यूनिट होती है, यहाँ पे स्लाइड लिख लीजिएगा, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, मतलब वर्क की जो यूनिट होती है वो एनर्जी होती है। लेकिन पावर W/T है ना, तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, एनर्जी का मतलब वर्क हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 1 वाट घंटा, ठीक है, जैसे 1 वाट घंटा में कितना जूल, तो आप नोट डाउन करिएगा 3600 जूल। और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल, तो आप लिखेंगे 36 गुणे 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, ये आपका 1 किलोवाट घंटा है। निकालेंगे कैसे? देखिए 1 वाट घंटा है ना, 1 वाट घंटा है। अब इसे तोड़ेंगे, 1 वाट गुणे 1 घंटा। ठीक है, 1 वाट मतलब 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो 3600 जूल हो जाएगा। सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो 3600 जूल। इसी तरह इसमें हो जाएगा 36 गुणे 10 की पावर 5 जूल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि 1 किलो वाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 3.6 10⁻⁶ जूल। ठीक है, 10⁻⁶ जूल। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। मतलब एक तरीके से आपको सिस्टम बना के अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से याद रहेगा। अगर आप रटनेंगे कि 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, 1 घंटा बराबर 3600 जूल, तो ऐसे करोगे तो फिर आप प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसे आया देखो यहाँ पे, कैसे यहाँ पे आप आएगा, तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, वर्क मतलब एनर्जी। ठीक है, तो उसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। पावर मतलब W/T, वर्क/T, वर्क मतलब जूल अपॉन पर सेकेंड, तब यूनिट भी आपको इस तरह से माइंड में रहेगी। ठीक है, तो कंसेप्ट से पढ़िए, रटिए मत। देखिए यहाँ पे आ गया मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर हो चाहे इलेक्ट्रिकल पावर, फार्मूला तो एक ही है, बाद में बस तोड़ने पे P = W/T हो गया। अगर MKS सिस्टम, और यहाँ पे लिखते हैं MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। FPS FP, ठीक है, FP, हेलो, FPS सिस्टम। ठीक है, FPS, MKS, CGS, FPS। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है। MKS में क्या होता है यूनिट? किसका यूनिट भाई? पावर का यूनिट। कितना क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3। इसमें क्या करेंगे आप? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर -3। ठीक है, इसमें क्या होगा? पाउंड फुट स्क्वायर सेकेंड की पावर -3। देखिए टाइम का जो यूनिट होता है वो तीनों पद्धति में सेम होता है। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो जूल प्रति सेकेंड, या कोष्टक में वाट, अभी मैंने बताया ही था। इसे लिख सकते हो अर्ग प्रति सेकेंड। इसे क्या लिखोगे फिर? इसे लिखोगे फुट पाउंड प्रति सेकेंड। ओके, ये आपका हो गया मैकेनिकल पावर। देखिए अब आपका आ गया हीट का मतलब क्या होता है?
देखिए इसमें आपको क्या रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा का ही ये क्या है, विकसित रूप है। जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका एक डेवलप रूप है जो घर्षण से उत्पन्न होती है। इसे थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। इसे एच से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। और इसका जो परिणाम है, क्या बोलते हैं, परिमाण ऐसे बोलेंगे कि H इजकल टू होता है एम एस डेल्टा टी। एस क्या है आपको पता होना चाहिए, विशिष्ट ऊष्मा इसे बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट और ये टेम्परेचर डिफरेंस और ये मास है। बस यही फार्मूला इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसका भी 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें कि एमकेएस में क्या होता है और सीजीएस में क्या होता है, ठीक है, सीजीएस में क्या होता है, एफपीएस में क्या होता है, इन तीनों में अगर हम ज्ञात करें तो एमकेएस का मतलब क्या हो गया, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। सीजीएस का मतलब क्या हो गया, कैलोरी। और एफपीएस का मतलब हो गया, एफपीएस में एक सेंटीग्रेड, ऐसे 2 भाग में तोड़ के बता सकते हो, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। और दूसरा भाग है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक। CHU इसे बोलते हैं, CHU इसे बोलते हैं BTU। ओके, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए समझ में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन छोटा से आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा, जो लेसन स्टार्ट होगा, वो डीसी सर्किट होगा, ठीक है। देखिए ये वाला टॉपिक हमने छोड़ा था कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला था, और लिखा है 5 क्यों लिखा है, क्योंकि 5 प्रकार के ये प्रभाव देता है। कि क्यों पूछा कि विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव है भाई, थोड़ा बताना। तो 5 ही टाइप के प्रभाव हैं। सबसे पहले बात ये, पहला प्रभाव कौन सा है, पहले प्रभाव को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं मैकेनिकल, क्या लिखेंगे हम लोग, मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक है। ये फर्स्ट इफेक्ट है। और सेकेंड इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट। 5 प्रभाव आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है, ठीक है। केमिकल इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट, हीट में भी तो उसका इस्तेमाल होता है भाई, तो हीटिंग इफेक्ट। और चौथा हो गया आपका क्या, लाइटिंग इफेक्ट, लाइट में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक, लाइटिंग इफेक्ट। और 5वां इफेक्ट क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट। ये राजपूत का क्वेश्चन भी है एक, याद रखिएगा, पूछेगा डायरेक्ट। अब मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई स्थित चालक है, मतलब कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दिया जाए, ठीक है, तो उस चालक में एक मैकेनिकल फोर्स लगेगा, ठीक, जिसके कारण जो कंडक्टर है वो क्या मोशन में हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई कंडक्टर रख दो, करंट फ्लो करवा दो, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, उससे मूव करने लगेगा, उसे बोलते हैं मैकेनिकल इफेक्ट। अब केमिकल इफेक्ट क्या हो गया, केमिकल इफेक्ट मतलब कोई अगर एसिडिक या बेसिक साल्ट है, जैसे कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब साल्ट होते हैं ना, अगर ये कोई साल्ट है, अब उसमें बात आ गई कि साल्ट तो है, ठीक है, अब इसका जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा के आयनीकरण करवा दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं विद्युत धारा का केमिकल प्रभाव। उस बिलियन में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हो तो आयनाइज हो जा रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का आप बहुत ही अच्छे से यूज कर रहे हो, प्रेस में, स्टोव में, हीटर में, ठीक है। और एक होता है लाइटिंग, लाइटिंग में जैसे हो ही रहा है, बल्बों में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई ऐसा कंडक्टर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें विद्युत धारा जब प्रोवाइड की जाती है तो उसमें जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो हमको लाइट देती है। वो हो गया आपका कौन सा इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट हो गया, लाइटिंग इफेक्ट। और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह चुंबक बन जाता है, ठीक है, और उसके चारों ओर बलयों के रूप में वो क्या होता है,
चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, स्थापित करता है। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, स्थापित करेगा। ठीक, ये तो आप लोगों को पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और यहाँ पे आपको बेसिक फंडामेंटल खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेसन हमारा रहेगा डीसी सर्किट। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर करिए कोई प्रॉब्लम और परेशानी आती है तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।